नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम फिर लौटते हैं कई दिनों के बाद में कि शेयर बाजार में क्या हो रहा है, शेयर बाजार की गति कैसी है, आगे क्या होने वाला है, पिछले दिनों क्या हुआ है। अब जो है वो निफ्टी कहाँ जाएगा, बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, सेंसेक्स कहाँ जाएगा, इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो इस पे बात करने के लिए जो है हमारे पुराने मित्र और जो है वित्त और शेयर मार्केट के जो विशेषज्ञ हैं, श्री शशांक भारद्वाज, उनसे ये गूढ़ विषय समझने का प्रयास करते हैं। शशांक जी नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। तो शेयर मार्केट में क्या हो रहा है शशांक भाई, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में आज तो भी क्या रहा, आगे क्या रहेगा, इसका मोटा मोटा आपका क्या आकलन है? ये कहाँ जाने वाला है? और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो है वो निफ्टी पता नहीं 30-40 हजार हो जाए। तो उसका उसका उसमें आपका क्या विचार है उसका? शेयर बाजार पिछले सप्ताह अच्छा था। हम्म। 22,000 निफ्टी के ऊपर हम्म। पांचों जो ट्रेडिंग सत्र होते हैं उसके ऊपर उसने बंदी दी। जी। इसका अर्थ है कि मार्केट 22,000 के जो स्तर है निफ्टी के, हम्म। उनको एक सहज भाव में ले रहा। अब वो एक मानसिकता बन गई है कि 22,000 में मार्केट बहुत महंगा नहीं है, इसलिए वहां जी। से वो गिरे नहीं। नहीं तो सामान्यतः ये होता था कि लोगों को लगता था कि मार्केट काफी बढ़ गए, 22,000 हम्म। निफ्टी हो गई, 22,000 निफ्टी हो गई, अब कितने जी। बढ़ेगी। तो एक बिकवाली आ जाती थी। पर जी। पिछले सप्ताह ऐसा नहीं हुआ। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्केट में तेजी बनी रहनी चाहिए। हम्म। आम चुनाव भी अब बहुत दूर नहीं है, और हम्म। जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मोदी जी फिर से आएंगे, हम्म। तो जितनी जल्दी चुनाव हो जाए और मोदी जी आ जाए, उतना ही भारत की अर्थव्यवस्था, भारत और शेयर बाजार तीनों का भला है। तो अब तो बाजार इसी दृष्टिकोण से चीज़ों को ले रहा है, इसीलिए बाजार में एक स्थायित्व बना हुआ है। थोड़े बहुत हम्म। 100-200 निफ्टी ऊपर नीचे होते रहेंगे, वो तो शेयर बाजार की प्रवृत्ति है। लेकिन हम्म। शेयर बाजार में लोग थोड़ी दीर्घकालीन अ, तेजी को देख के इन स्तरों पे भी निवेश कर रहे हैं। ये जी। प्रवृत्ति देखी जा रही है। धन्यवाद। हम्म। तो इस तरह से जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, जो कि दुनिया भर में जितनी भी एजेंसीज हैं जो कि इन्वेस्टर्स को एडवाइस करती हैं, देशों को एडवाइस करती हैं, पेंशन फंडों को उनकी जो है वो मान करके भारत में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तो सब पॉजिटिव ही दे रहे हैं। और इसमें बीच बीच में ये भी बात आती है कि अगर जो है वो चुनाव में मोदी जी वापस आ गए, तो शेयर मार्केट कहाँ पहुंचेगा? वैसे ये बात सुन करके हमारे बहुत सारे विद्वान मित्र बड़े उद्वेलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन शेयर मार्केट का तो स्थायित्व से एक सीधा-सीधा संबंध है कि अगर सरकारें जो है वो बिज़नेस और जो व्यापार और उद्योग की सहायता करें, उद्योगपतियों के हिसाब से, मतलब सबके जो है वो सर्वांगीण विकास के लिए कुछ योजनाएँ बनाएँ, तो वो पूरी इकोनॉमी के लिए ठीक रहता है। जिस तरह से आप जानते हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से उसको समझा सकते हैं कि डिफेंस की जो इंडस्ट्री है, एचएएल कहाँ पड़ा रहता था, देखिए एक समय में आपको याद होगा 1000-1200 में पड़ा रहता था। अब 6000 पहुँच करके वापस 3000 से शुरू हो गया और फिर 4000 पहुँचने वाला है। डिफेंस के स्टॉक की क्या पोजीशन है? पीएसयू के स्टॉक, जिसको माना जाता था कि सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट ही किया जाएगा, तब उनका जो है वो मूल्य बढ़ेगा। बीडीएल हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, यानी कि दुनिया भर की शिपिंग कॉरपोरेशन हो, तो मतलब स्थायित्व और जो बिजनेस फ्रेंडली जो नियम कायदे हैं, जिससे कि विकास हो, उसमें व्यापार बढ़े, सरकार को जो है रेवेन्यू अधिक आए, लोगों को रोजगार मिले, तो उससे ये मिला-जुला मामला है। तो उसपे आपका क्या कहना है? क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र जो बड़ी प्रखर किस्म के विद्वान हैं, एक विशेष रुझान के विद्वान हैं, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। और वो ये भी कहते रहते हैं कि शेयर मार्केट से गरीब का भला नहीं होता।
तो जब मैंने उनको बताया कि महाराज आप ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि एलआईसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द शेयर मार्केट, और वो 30-40 हजार करोड़ रुपए हर साल में शेयर मार्केट से कमा लेता है। तो आपकी ये अवधारणा कि शेयर मार्केट से गरीबों का भला नहीं होता, ये ध्वस्त हो जाती है। तो कृपा करके इस पे आप अपना एक आकलन बताएँ। वामपंथियों का जो आर्थिक ज्ञान होता है ना, उसका हाँ। ईश्वरी स्वामी होता है। जैसे उर्दू में माशाअल्लाह कहते हैं, तो अपन तो उर्दू के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए मैंने कहा कि हुँ, ईश्वरी स्वामी होता है। अगर हुँ, इनका हुँ। आर्थिक ज्ञान रहता ही ना, तो ये कहीं भी आर्थिक रूप से असफल सिद्ध नहीं होते। जहाँ-जहाँ इनका शासन जी, आपका फ्रीज़ हो गया शायद। हाँ, हाँ। तो जहाँ इनका शासन रहा, वहाँ पे आर्थिक दुर्दशा रही। तो आर्थिक विषयों पे बोलने का इनका अधिकार नहीं, क्योंकि जिस सिद्धांत का ये अनुपालन करते हैं, उसकी हुँ, आर्थिक अ, जो धाराएँ हैं या उसमें जो आर्थिक विचार है, वो होते हैं, यथार्थवादी नहीं हैं। जी। तो अगले हफ्ते को या कि आगे के महीने को, यानी कि देखिए कि मार्च जो है वो अ, फाइनेंशियल हमारे ईयर अगर क्लोजिंग हम भी है। अपने धर्म या संस्कृति की बात करें, तो हमारे यहाँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अर्थात हम धन को जी, अच्छा मानते हैं और मानते हैं कि धन अच्छी स्वभाव या अच्छे वृत्तियों से बड़ा लाभ देता है। तो हम तो इस दृष्टिकोण जी। से विचार करने वाली संस्कृति के लोग हैं। तो और हुँ, इनकी जो वामपंथ की विचारधारा, वो तो आयातित है। तो इनकी आलोचना से कुछ होना जाना नहीं है। ना इनको शेयर बाज़ार की समझ है, ना इनको अर्थव्यवस्था की समझ है, किस तरह धन का वितरण होता है ये कुछ जानते नहीं हैं। तो इनकी हुँ। आलोचना का तो हम उत्तर तथ्यात्मक देते ही हैं, और चूँकि वो एक ढकोर संघ की बातें होती हैं, तो इसलिए उनका कोई महत्व नहीं है। जी, बिल्कुल सही। हाँ, और तो ये रही अगले बात हफ्ते में और इस एलआईसी की, महीने में हाँ, जी। हाँ, तो एलआईसी ने, मुझे जहाँ तक पता है कि इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। तो आप हुँ, विश्वास कर सकते हैं। और मैं वामपंथियों से ये पूछता हूँ कि आपका भी तो जीवन ढंग से ही चलता है। मैंने तो आज तक एक वामपंथी ऐसा नहीं देखा, जो मात्र इतना ही कमाता हो जिससे वो 2 समय की रोटी खा सके। सब पूरी सुविधा के साथ रहते हैं, और बाकी लोग को भाषण पिलाते रहते हैं कि सड़कें नहीं बननी चाहिए, तो अ, ऋण लेके कोई कार्य नहीं होना चाहिए। अब एक वामपंथी का मैं वीडियो देख रहा था, उस मूर्ख ने कहा हुँ, कि हर भारतीय पे, उसका नाम मैं भी बता देता हूँ, मनीष रिबॉन के नाम से वो लिखता है और हुँ, सोचता है कि बड़ा विचारक है। हुँ, अर्थशास्त्र उसको आता नहीं। लिखता है कि आप ऋण लेके सड़क बना रहे हैं, हर भारतीय पे इतना ऋण है। अरे मूर्ख! 2 ही विकल्प है ना बनाने का, या तो हम धन इकट्ठा करके 10 साल के बाद सड़क बनाएँ जब धन इकट्ठा हो जाए, या अभी सड़क बना लें और 10 सालों में उसका पैसा दें। तो अगर अभी सड़क बनाएँ और 10 सालों में उसका पैसा चुकता करें, तो वो 10 साल तो हमें सड़क का लाभ मिलेगा ना। देश की जनता को लाभ मिलेगा, जिस क्षेत्र में वो बनेगी, वहाँ का विकास होगा। तो अब आर्थिक ज्ञान उसको है नहीं, तो कुछ भी बोलो। तो इन वामपंथियों की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल। शेयर बाज़ार संपत्ति का सृजन करता है, और वो पैसा सभी के मध्य बँटता है। ये एकदम लोकतांत्रिक और समानता की व्यवस्था है शेयर बाज़ार। आपको किसी ने रोका है कि आप रिलायंस का शेयर मत खरीदो? खरीदो। अगर मुकेश अंबानी कमाएँगे, तो आपने जितना पैसा का शेयर खरीदा, आपको भी उस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो ये तो एक धन वितरण की सबसे अच्छी व्यवस्था है, पर इन्हें ज्ञान है नहीं। गरीब का भला कैसे होगा? गरीब का भला, ये गरीब बोलते हैं, हम निर्धन बोलते हैं। हुँ, हुँ, निर्धन का भला
मात्र तभी होगा जब उसके पास आर्थिक संपन्नता आएगी। आर्थिक संपन्नता कहाँ से आएगी? धन देने से नहीं आएगी। अगर धन बाँट के ही सबको धनी बनाया जा सकता था, तो विश्व में कोई निर्धन रहता ही नहीं। और ये जी, जी। कम्युनिस्ट राष्ट्रों में जो अ, निम्न स्तरीय जीवन जिया जा रहा है, हुँ, हुँ। उत्तर कोरिया हो, जब चीन वैसा राष्ट्र था, या पूर्वी जर्मनी जहाँ आप रहे हो, हाँ जी, तो मैं कई वहाँ बार का रहा हूँ वहाँ। हाँ, रहन-सहन का स्तर आप देख सकते हो कि उनके जो पड़ोसी थे, पश्चिम जर्मनी, दक्षिण कोरिया, वहाँ पे किस तरह का स्तर है। वामपंथ का सबसे धुर विरोधी अमेरिका माना जाता है। अमेरिका में आप जीवन स्तर देख लीजिए लोगों का। तो कैसे माना जाए कि वामपंथ एक अच्छी प्रणाली है जो सभी को अच्छा जीवन देती है? गरीब का लाभ तभी होगा जब उसको अवसर मिलेंगे, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी, तब पता चलेगा। पूँजी होगी, तब पता चलेगा या तो उसके परिवार के बच्चे पढ़ लिख के अधिक धन कमाने लगेंगे, या कुछ कोई व्यापार वो करेगा, वहाँ उसके पास धन आएगा। किधर से निर्धन धनी बनेगा? और कोई उपाय है क्या? बिल्कुल नहीं है। पर ये वामपंथी एक पीटी-पिटाई अवधारणा को लेके कुछ भी बोलते हैं। तो इनकी बातों पे ध्यान देके, उसका प्रत्युत्तर दे के हम इनका मुँह बंद कर सकते हैं। इसमें हमें कोई संदेह नहीं। माधव जी। जी, जी। तो एक तो विशेष बात हम फिर से दोहरा देते हैं कि हाँ, हम भी जो भी कोई बात करेंगे, किसी शेयर विशेष के बारे में बात करेंगे, किसी क्षेत्र के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो वो एक बातचीत है जो कि जानकारियाँ जो उपलब्ध हैं उसके ऊपर है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। और किन्हीं को भी उस बारे में विशेष इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, तो अपने जो है वो जो वित्तीय सलाहकार से अवश्य बातचीत करके फिर ही उसके बारे में निर्णय लें। तो रिलायंस की आपने बात की, तो रिलायंस तो इसमें धीरूभाई अंबानी और रिलायंस तो इसमें पायोनियर हैं कि उन्होंने जो पान-बीड़ी विक्रेता थे, खोमचा लगाने वाले थे, उनको भी शेयर मार्केट में रिलायंस का अंशधारक बना दिया। और अब उनका एक नया शेयर चल रहा है जियो फाइनेंशियल्स, जिसने पिछले 2-3 दिन में काफ़ी धुआँ-चौकड़ी मचाई है। तो उसके बारे में आपका क्या अनुमान है और आगे आने वाले समय में उसका क्या आकलन रहेगा? इसके बारे में आप जानकारी, क्योंकि एक बताया जा रहा है कि एक नया एक एक अवसर है कि जिन लोगों ने पहले एक एक नया रिलायंस खड़ा हो रहा है। मतलब उसका अंश खड़ा हो रहा है और वो काफ़ी उसमें संभावना है, तो उसपे आपका क्या आकलन है? मुकेश अंबानी जी के 2 स्वप्न थे। एक हुँ, टेलीकॉम की एक बड़ी कंपनी बनाना, और एक जी, वित्तीय उत्पादों की एक बड़ी कंपनी बनाना। तो जी, टेलीकॉम तो उन्होंने रिलायंस जियो में बना दी, हुँ, और आप भी देख रहे हैं कि कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है वो। रिलायंस का हुँ, एक भाग है, लेकिन अ, पूरे दूरसंचार में उसका काफ़ी बड़ा भाग बन चुका है। जी, और अब वो वित्तीय संस्थान के रूप में रिलायंस जियो को लाए हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करेंगे। जी, तो रिलायंस का जो आकार है, जो उसके पास धन का सामर्थ्य है, जो उसके पास व्यवस्थापक है, उसके आधार पे ये लगभग सत्य है कि रिलायंस जियो आगे चल के एक बड़ी वित्तीय कंपनी बन सकती है। हुँ, हुँ, अ, जैसे उसने बीमा में अच्छा काम करने का सोच रखा है, म्यूचुअल फंड्स में वो विश्व के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड वालों से टाई अप कर रही है। जी, और सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस जियो के पास रिलायंस के शेयर हैं, होल्डिंग कंपनी के रूप में उसे मिले हैं। हुँ, तो हुँ, अगर उनका मूल्यांकन ले लें, तो रिलायंस जियो के शेयर बहुत अधिक महँगे नहीं हैं। हाँ, अच्छा, अभी क्या हुआ कि ₹250 से इसके भाव ₹350 के निकट आ गए थे। हुँ, तो बहुत लघु अवधि में बड़ी तेज़ी आई है, लेकिन मुकेश अंबानी की सामर्थ्य को देखते हुए, उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए, ये माना जा सकता है कि रिलायंस जियो हर परिस्थिति में एक सफल अ, वित्तीय कंपनी बन के रहेगी। और हुँ, अगर ऐसा होगा, तो इसके शेयरों में यहाँ से भी एक बड़ी बढ़त देखी जा सकती है। अ, गि गिरावट पे तो इसको अवश्य खरीदना चाहिए, आप अभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी गिरावट आए तो आप जमा करते रहें। अगले 2-4 साल में इस कंपनी के
पास बहुत ही व्यापक योजनाएँ हैं और उनको ये पूरा करेगी, तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के रूप में उभर के सामने आएगी। माधव जी। जी। तो इसमें एक इसी तरह से जैसे 2 हमारे जो उद्योगपति हैं जो कि गुजरात से आते हैं, अंबानी को गाली पड़ती है तो अंबानी की कंपनी की हमने बात कर ली, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि हर निवेशक को एक नया अवसर है। जो एक नई पीढ़ी है निवेशकों की और पुरानी पीढ़ी है, उनके सामने भी एक अवसर है कि रिलायंस के द्वारा जो एक व्यापार की संभावनाएँ हैं, उसमें वो अंशधारक बन सकें। तो अब दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि अडानी जो हैं, वो अब रेल भी चलाएँगे, ट्रेन भी चलाएँगे। तो इस तरह से ये खबर आने के बाद में कई लोग मूर्छित होने लगे हैं। तो उसमें वो जो है, वो जो म वो जो उनका जो फ्लैगशिप है अडानी एंटरप्राइज़, ऐसा बताया जाता है कि उसी के अंतर्गत होगा। तो अडानी के शेयर के बारे में उनके 1-2 को उसके बारे में आपका क्या आकलन है? उनका आज का मूल्य और आगे की संभावनाएँ? मैं तो अदानी को मात्र एक साधारण शेयर का समूह नहीं देखता। जी, अदानी भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण व्यापारिक घराना है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में वो काम करता, पोर्ट हैं और आधारभूत संरचनाएँ हैं, अभी हाइड्रोकार्बन में उसका बड़ा काम है। जी, जी। 1-2 दिन पहले ये समाचार आया था कि परमाणु ऊर्जा में वो बड़ा काम करेंगे। मात्र अडानी ही नहीं, उसमें टाटा पावर, रिलायंस इनसे भी बात की जी, गई है। जी, जी। जी, तो अडानी भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक व्यावसायिक समूह है। इस दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करना चाहिए हमें। हुँ, अब रही बात कि आगे तो तभी बढ़ेगा जब व्यापार अच्छा होगा। तो अडानी जिन क्षेत्रों में है, वहाँ पे उसके पास क्षमताएँ काफ़ी हैं और वो बड़े-बड़े परियोजनाएँ कर पाता है। तो उसका आने वाला जो समय है वो अच्छा ही रहने वाला है और हाइड्रोकार्बन में सरकार की विशेष योजनाएँ हैं और इसमें अदानी की विशेषज्ञता है। तो इन सब बातों को देखते हुए अदानी के शेयरों में और भी वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जब हिडेनबर्ग का एक झूठा विषय आया था और अदानी के शेयर काफ़ी गिर गए थे, तो पुनः वो उच्च स्तरों की ओर हैं। तो ऐसे में बहुत आक्रामक खरीदारी तो नहीं करें, लेकिन अगर ऊपर-नीचे मिले तो ले लें। आपको मैं एक रोचक तथ्य बताता हूँ। जी, अदानी का जो फ्लैगशिप प्रमुख कंपनी जो है, अदानी एंटरप्राइज़, जी। उसका मार्केट कैप करीब 3 लाख करोड़ रुपए के लगभग था। एक समय हुँ, में, पिछले हफ्ते की बात मैं कह रहा हूँ। हुँ, और एक नया शेयर लिस्ट हुआ था, आईआरएफसी, इंडियन हुँ, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हुँ। उसका मार्केट कैप हो गया था 2.5 लाख करोड़। यानी अदानी और उसमें 50,000 करोड़ रुपया का अंतर था मात्र। तो ये जो एक मिथक बनता है ना कि अदानी के शेयर बहुत महँगे हैं, अदानी के शेयर यहाँ हैं, वहाँ हैं, ये सब उनका रुदालीपन है जिनको शेयर बाज़ार में समझ ही नहीं है कि किसी कंपनी का मूल्यांकन किस आधार पे किया जाता है। नहीं तो इसमें शशांक हाँ, जी, जी। हाँ, तो जब एक आईआरएफसी जैसा कंपनी जो सरकारी कंपनी है और कुछ ही दिन पूर्व शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हुई है, जब उसका मूल्य 2.5 लाख करोड़ हो सकता है, तो अदानी जो इतनी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं पे काम कर रहा और अधिकांश जो उसके व्यापारिक क्षेत्र हैं, उसमें परम विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और अदानी के पास वो विशेषज्ञताएँ हैं, इसलिए उसके विरुद्ध प्रतियोगिता करने के लिए उस योग्यता का होना आवश्यक है। तो इस वो हर किसी के पास होनी संभव नहीं है और अदानी क्या सफलता आप इससे भी आँक सकते हैं कि विभिन्न अनेक राष्ट्रों में उसने बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ, बड़े-बड़े वैश्विक प्रतिष्ठानों को पछाड़ के ली है। जी, तो जी, आप जी। ऐसी कंपनी की मात्र आलोचना इसलिए करते कि उससे आपका एक राजनीतिक दुष्ट उद्देश्य सिद्ध होता। तो ये अगर आप आलोचना करते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हैं, आपके भाव राष्ट्र के प्रति अच्छे नहीं हैं। जब इनको कोई राष्ट्रद्रोही कह दे, तो ये उछलने लगते हैं, जैसे गरम तवे पे किसी ने छींटे मार दिए। तो कम्युनिस्ट भाई बताएँ कि क्या वो राष्ट्र की अवधारणा में विश्वास करते हैं? नहीं कम्युनिज़्म वो में राष्ट्र ऐसा की अवधारणा पे विश्वास नहीं है।
तो फिर आप राष्ट्रवादी नहीं, कैसे होंगे? चलिए मान लिया कि वो पुरानी अवधारणा थी, अभी आप राष्ट्रवादी है, तो राष्ट्रवादी तब होंगे ना तब राष्ट्र के हितों का संरक्षण करेंगे, राष्ट्र के हितों के कार्य करने वाले लोगों का समर्थन करेंगे। आप उनका विरोध भी करेंगे और चाहेंगे लोग आपको राष्ट्रद्रोही नहीं कहेंगे, माधव जी। तो एक इसमें मुख्य बात ये है कि ये भी तो एक जैसे अडानी एंटरप्राइज का 3 लाख करोड़ का आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन, और जो एक जो है वो कहते हैं सरकारी संस्था, तो सरकारी संस्था ने इस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन कब किया था, इसकी भी तो किसी को कोई जानकारी होगी। आप तो सब उन चीजों से परिचित परिचित है। यानी कि सरकारी कंपनियां तो हौले-हौले, धीमे-धीमे अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइज़ेशन नहीं करती थी। अपनी संभावनाओं को कभी तलाशती नहीं थी, क्योंकि कुल मिला के उनका नेतृत्व बड़ा पंगु किस्म का रखा जाता था। जैसा कि देश का नेतृत्व था, तो सब कुछ वहीं से चलता था। अब सब कुछ बदल गया है, तो ये परिवर्तन सामने है कि एक कंपनी जल्दी से वो शेयर मार्केट में आती है और उसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन जो है वो अडानी एंटरप्राइज से, जो कि आप समझें कि करीब 35 साल पुरानी कंपनी है, उसके साथ खड़ा हो जाता है। नहीं, देखिए मैंने कल एक आलेख लिखा था। जी, मेरा कहना है कि हम भारतीय एक बहुत उर्वरा बुद्धि और ज्ञान के व्यक्ति थे। मैं थोड़ा आपको अपने सनातन की जो परंपरा है उनकी ओर ले जाता हूँ। हमारा राष्ट्र ऋषि मुनियों का राष्ट्र था। ज्ञान चिंतन की यहाँ अगाध परंपरा जी, थी, धारा बहती थी। जी, वहाँ से हमने एक समाज या मेधा विकसित की। वही हमारे जीन में आया। इस हुँ, कारण से हम एक बुद्धि प्रधान समाज बन के रहे थे। हुँ, ये जो हमारी प्रवृत्ति थी हुँ, उद्यमशीलता की, इसको या ज्ञान की, इसको विदेशी आक्रमणकारियों ने कुंद कर दिया। उनकी संस्कृति आप जानते हैं कैसी थी, मैं इस पे जी, विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा। हुँ, फिर कांग्रेस का जब शासन आया तो उसने जो समाजवादी विचारधारा या कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर ज़्यादा अपना ध्यान रखा, उससे हमारी ये जो मस्तिष्क की धार थी वो कुंद हो गई। हम एक सुविधाभोगी समाज की ओर प्रवृत्त होते गए। जैसे कम्युनिज़्म में आप कुछ नहीं करो तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना एक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को मिलेगा। हुँ, हुँ, तो जब ये मोदी जी आए, तो इन्होंने ये अवधारणाएँ धीरे-धीरे बदलनी प्रारंभ की। हुँ, अब आप सरकारी क्षेत्र में ये माना जाता था कि सरकारी क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाहता, हुँ, क्योंकि आप काम नहीं करोगे तो आपको कोई हटा नहीं सकता, तो आप क्यों काम करोगे? आप काम करोगे तब भी आपको उतना ही वेतन मिलेगा, नहीं करोगे उतना ही वेतन मिलेगा। मोदी जी ने आके बदला और बताया कि नहीं देखो, काम करोगे तो तुम्हारी कंपनी का मूल्य बढ़ेगा, आर्थिक लाभ बढ़ेगा तो तुम्हें भी लाभ होगा। और मुझको क्या लगता है ना कि राष्ट्र में, विशेषकर औद्योगिक इकाइयों में या क्षेत्र में, अब एक काम करने की ललक दिख रही है। होता क्या है ना कि आप अच्छे मस्तिष्क के व्यक्ति थे, आप में क्षमताएँ थी, आपको एक आलस्य की ओर ढकेल दिया गया। लेकिन जब वो आलस टूटा तो आपके अंदर का वो भाव पुनः जागृत हुआ। पुनः जागृत हुआ तो आप फिर दुगने उत्साह के साथ कार्य में लग गए। तो ये एक परिवर्तन आया है माधव जी, कभी आप भी सोचिएगा इस पे। और इस कारण से आज की युवा पीढ़ी है, आज के जो नए कर्मचारी हैं, जो नए व्यवस्थापक आ रहे हैं, सब में काम करने की एक ललक दिखती है कि नहीं, हम काम करेंगे, हम राष्ट्र को पुनः अच्छा बनाएँगे। इस कारण से सरकारी कंपनियों में भी चमत्कार हुआ है और पूरे राष्ट्र का आर्थिक परिदृश्य बदला है और हम पुनः जो अपने मस्तिष्क की उर्वरता को खो चुके थे, कुंद कर चुके थे, उसको फिर से अच्छा कर रहे हैं और ये यही सब परिलक्षित हो रहा। पूरे भारत का जो एक रूपांतर हो रहा, परिवर्तन हो रहा, जिसको नया भारत हम कहते हैं, वो नया भारत अब बन रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब ऐसा नहीं है कि मात्र ये मैं कह रहा हूँ। जो प्रमुख वित्तीय संस्थान है, अभी जेफरी की जो रिपोर्ट आई थी,
उसने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी 2027 तक, जी। और 2030 तक भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र हम जो मोदी के प्रति एक अच्छी अवधारणा रखते हैं, उसके कई कारण हैं, मात्र मोदी हैं इसलिए नहीं रखते, कार्य उनके कार्यकलापों पे विश्लेषण करके रखते हैं। तो मात्र हम ही नहीं कह रहे ऐसा हो रहा है, या हम ही उत्साहित नहीं है, आशावादी नहीं है। जो प्रमुख विदेशी वित्तीय संस्थान है, मॉर्गन स्टैनली है, न्यूमेरा है, जी। क्रेडिट स्विस है, और अभी जेफरी है, जेपी मॉर्गन है, सब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उत्साहित है। और अभी एक समाचार और आया है कि विश्व की जो प्रमुख कंपनियां हैं, उनका भी भारत के प्रति बहुत अच्छा भाव है। वो भारत में धन लगाने को इच्छुक हैं, जिनका यहाँ पे उपक्रम चल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे उपक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो लक्ष्मी के भारत का और सरस्वती के भारत का ये पुनर्उदय है, और इसमें दुर्गा के भारत का भी रूप लेने का समय आ रहा है जी, जी। मानव वो जीवन। वो वो ही समस्या है बहुत सारे। लेकिन आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि जो भी भारत के भविष्य के बारे में, भारत की जो भी क्षमताएँ हैं, औद्योगिक क्षेत्र में और वित्तीय विकास जिस तरह से हो रहा है, दुनिया भर की जितनी भी वित्तीय संस्थाएँ हैं, अग्रणी वित्तीय संस्थाएँ हैं, जिनके कहने पे, जिनसे विचार-विमर्श करके सरकारें और बड़े-बड़े उद्यम और बड़े-बड़े फंड जो निवेश करते हैं, और वो भारत में निवेश करने के लिए वो उत्साहित हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, आ भी रहे हैं। और इस बारे में उसके बहुत सारे कारण हैं। चाइना प्लस वन भी एक कारण है। भारत जो है वो सबसे अधिक गति से आगे बढ़ रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो कुल मिला के अगर शेयर मार्केट की बात करके हम कहें तो अगला 1 हफ्ता या कि ये जो फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष जो बचा हुआ है, फरवरी के बाद में मार्च वगैरह, इसमें बताया जाता है कि बहुत सारा लिक्विडेशन होता है, बहुत सारे लोगों को टैक्स कंप्लायंस करनी है, तो उसके अंदर बहुत सारे जो शेयर है वो जो उनके पोर्टफोलियो में होते हैं, जो कि घाटे में चल रहे होते हैं, तो उसको वो घाटा बुक कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है एक रीअलाइनमेंट होता है, कुछ शेयर की वैल्यू जो है या मार्केट में सेंसेक्स वगैरह है, निफ्टी है, ये नीचे गिर जाता है। तो इसके बारे में मोटा-मोटी आपका क्या आकलन है कि क्या इस बार भी उसी तरह की संभावनाएँ रहेंगी या कुछ आप और देख रहे हैं? भारत कभी एक काले धन की अर्थव्यवस्था था। जी। बड़ा भाग काले धन में था। जी, जी। उस समय ये प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती थी कि चलो इधर हानि ले लेंगे, क्या है अपना जो व्यय है वो तो काले धन से होता रहेगा। जी, जी। घर बनाना हो तो, कार जी, खरीदनी जी। है तो, या दिन के जो व्यय हैं वो। लेकिन चूँकि अब काला धन का उपयोग बहुत कम हो रहा है, तो ऐसे में जिस व्यक्ति के पास जो धन आ गया वो सोचता है कि टैक्स देके इसको सफ़ेद ही रखो। जी, तो जी, मेरे जी। को तो नहीं लगता कि ये प्रवृत्ति ज़्यादा अधिक होनी चाहिए, जी। और अ, टैक्स दे के लोग ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित या अच्छा मानेंगे। तो बहुत ज़्यादा तो इस कारण से तो कोई अ, गिरावट नहीं दिखती। और अभी जो मैं प्रवृत्ति देख रहा हूँ कि गिरावट पे शेयरों में बड़ी खरीदारी हो रही। क्योंकि जब 30-40 हज़ार, 50 हज़ार निफ्टी की बात हो रही, अगर हमारा वर्ल्ड ये बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, जो अभी साढ़े 3-4 के आसपास होना चाहिए, तो शेयर का मूल्य भी उसी अनुपात में न्यूनतम बढ़ेगा। तो ये देखते हुए जब भी गिरावट आती है ना, आप देखेंगे कि जब ये गिरावट आती है और ऐसा लगने लगता है कि बाजार अब नीचे चले जाएँगे, तेज़ी खत्म हो रही या कम हो रही, तो उस समय बड़ी आक्रामक लिवाली आती है। क्योंकि उनको दिखता है कि नहीं, अगले 2 साल में क्या होगा, अगले 5 साल में क्या होगा, बैंक में मैं रखूँगा तो 10 साल में दुगना होगा, यहाँ तो अगर मैंने अच्छा शेयर खरीद लिया तो उसकी तुलना में बहुत शीघ्र ही दुगना हो जाएगा। तो ये एक मनोभाव बनता जा रहा है भारत के निवेशकों में, और भारत नहीं, पूरे विश्व के निवेशकों में शेयर बाज़ार के प्रति जो उत्साह और विश्वास है वो काफ़ी बढ़ चुका है। नहीं तो कभी ऐसा हुआ था कि आधा प्रतिशत ब्याज की दर किसी राष्ट्र में, अमेरिका जैसे राष्ट्र में बढ़ के 5.5 के आसपास आ जाए,
और शेयर बाजार नई ऊंचाई बनाए, ऐतिहासिक ऊंचाई बनाई है वहां ने, डाउ ने। जी, तो जी, जी। लोग ये मान ले रखे हैं कि शेयर में निवेश करेंगे तो कंपनियां अच्छा करेंगी तो हमारा पैसा कई गुना बढ़ेगा। तो अब उस विचारधारा के प्रति एक प्रबल आग्रह हो चुका है। तो ये टैक्स या कर बचाने के लिए कोई बड़ी बिकवाली आएगी ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। हाँ, ये माना जा रहा है कि चुनाव हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव मार्च में ही हो जाएंगे या अप्रैल प्रथम सप्ताह में हो जाएंगे। तो अगर उस दृष्टिकोण से कुछ जो शेयर काफ़ी बढ़ चुके हैं, वहाँ थोड़ी बहुत लाभ लेने की प्रवृत्ति दिख सकती है। लेकिन चूँकि चुनाव आएगा और लोग को लगेगा कि मोदी फिर आ रहे हैं, तो मोदी आने से पहले खरीद लो, बाद में हमें ऊँचे भाव में खरीदना पड़ेगा। ये एक अवधारणा भी बन सकती है और उल्टा भी हो सकता है कि जैसे-जैसे चुनाव की तिथि निकट आते जाए, वैसे-वैसे मार्केट में लेने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो कर बचाने के लिए तो बिकवाली आने की संभावना कम लग रही है। हाँ, और कोई बहुत बड़ी विपरीत बात आ जाए तो उस पे तो किसी का वश नहीं। माधव जी। जी। तो धन्यवाद शशांक भाई, आपने शेयर मार्केट में पिछले दिनों क्या रहा, आगे क्या संभावना है, यानी कि मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 3 गुना हो जाएगा, 3 साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के 10 ट्रिलियन डॉलर की बात होने लगी है। तो ये निश्चय ही बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही उत्साहजनक बात है, एक सूचना है। वो आगे कैसे, किस तरह से अपना आकार लेगी, ये आप और हम देखेंगे, बाकी सब लोग भी देखेंगे। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने शेयर मार्केट के बारे में संभावनाओं पे और विभिन्न जो उसके आयाम हैं, उस पे आपने प्रकाश डाला। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर बात 25 पे आपको आमंत्रित करेंगे, इसी शेयर मार्केट की या किसी अन्य क्षेत्र की बात करने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शशांक भाई। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमने बात की जाने-माने जो वित्त विशेषज्ञ और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट श्री शशांक भारद्वाज से। वो बता रहे थे कि शेयर मार्केट की परिस्थितियाँ क्या रहेंगी, किस तरह से जो है वो आगे काम चलेगा और शेयर मार्केट की गति कैसे रहेगी। बताया जा रहा है कि आगे आने वाले 5-6 साल में जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, जो कि बाज़ार मूल्य है विभिन्न शेयरों का भारत के शेयर बाज़ार में, वो तिगुना हो जाएगा, यानी कि 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में हो जाएगा, अभी जो साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।